लिंडब्लूम्स इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पॉलिसी मेकिंग। तो पब्लिक पॉलिसी में ये भी काफी फेमस मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल। इसके साथ हम स्टडी कर रहे हैं ड्रॉर का नॉर्मेटिव ऑप्टिमम मॉडल नेक्स्ट वीडियोस में। और हमने ऑलरेडी साइमन का बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल पिछली वीडियो में डिस्कस किया। तो ये आइडिया एक आर्टिकल आया था 1959 में लिंडब्लूम का, साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू, उसमें डिस्कस हुआ था। उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट किया ट्रेडिशनल रैशनल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग का। कैसे ऑल्टरनेटिव था ये? क्योंकि उन्होंने रैशनल मॉडल को रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि डिसीजन मेकिंग में ये सब कुछ नहीं होता कि हम डिफाइन करेंगे गोल्स, फिर ऑल्टरनेटिव्स आएंगे, फिर कंपेयर करेंगे सभी ऑल्टरनेटिव्स को, फिर चूज करेंगे। तो ये जो रैशनल टेक्निक है, ये रिजेक्टेड है, ये पॉसिबल नहीं है, और कॉम्प्लेक्स पॉलिसी क्वेश्चंस के लिए ये वर्केबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। टाइम कंस्ट्रेंट आते हैं, कई बार फैसले जल्दी लेनी है, तो एनालिसिस का टाइम ही नहीं है कि आप ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज करते जाओ। या इंटेलिजेंस के, ह्यूमन के ब्रेन की कैपेसिटी नहीं है कि सारा कुछ ऑल्टरनेटिव्स को डिफरेंशिएट कर सके, प्रोज एंड कॉन्स निकाल के कंपेयर कर सके। काफी सब्जेक्टिविटी भी होती है। फिर कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, रैशनल मॉडल में कॉस्ट काफी इन्वॉल्व है। जब हम इतने सारी रिपोर्ट्स बनाते रहेंगे, कंपैरिजन करते रहेंगे। फिर पॉलिटिक्स होती है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स हैं, लेबर यूनियंस हैं, फार्मर्स के यूनियंस होते हैं, बिजनेस ग्रुप्स होते हैं। मान लीजिए सरकार ने कोई कोड लाना है, लेबर कोड। उसमें कहा गया है कि लेबर लॉस को रिलैक्स करना है, क्योंकि इससे इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी, हायर एंड फायर सिस्टम को प्रमोट करना है। तो लेबर यूनियन स्ट्राइक पे चले जाएंगी। तो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है, तो सारा कुछ हम रैशनली नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि हर बार हमें स्क्रैच से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, तो फंडामेंटल से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती। जो सिचुएशन है वो कैसे बिल्डअप होगी, थोड़े थोड़े स्मॉल डिग्रीज में हम चेंजेस लेके आएंगे। तो इसीलिए ये इंक्रीमेंटल मॉडल है, थोड़े थोड़े चेंजेस। तो ऐसा नहीं है स्क्रैच से हम रैशनल मॉडल की तरह पहले गोल डिफाइन करेंगे, सिलेक्ट ऑल्टरनेटिव्स, कंपैरिजन। तो ऐसा नहीं होगा। उल्टा जो पिछली पॉलिसी है उसी को हम इवेलुएट कर रहे हैं, उसी में कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने डिस्टिंक्शन दिया अपने और साइमन के मॉडल का। साइमन के मॉडल को वो कह रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव रैशनैलिटी या रूट रैशनैलिटी मॉडल है। उनका अपना मॉडल जो है सक्सेसिव लिमिटेड कंपैरिजन या ब्रांच डिसीजन मेकिंग मॉडल है, क्योंकि ब्रांचेस की तरह थोड़े थोड़े जो स्मॉल डिग्रीज में पॉलिसीज डिफरेंट है, उनको हम कंपेयर करते हैं। तो ये डिस्टिंक्शन उन्होंने दी कि उनका मॉडल साइमन से डिफरेंट है, क्योंकि साइमन का मॉडल भी रैशनैलिटी की जो कंस्ट्रेंट्स है उनको समझता है। तो वो कह रहे हैं कि सक्सेसिव लिमिटेड कंपैरिजन ज्यादा रेलिवेंट, ज्यादा रियलिस्टिक है इन कंडीशन ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी। तो रैशनैलिटी की बाउंडेशंस पे साइमन ने भी बात की थी, बाउंडेड रैशनैलिटी पे उन्होंने फिर चर्चा करते हुए फैक्ट्स वैल्यूज की बात कही, और अपनी टेक्निक्स दी कि ये टेक्निक्स हमें यूज करनी चाहिए, प्रोग्राम नॉन प्रोग्राम डिसीजन का कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन जो साइमन ने सोल्यूशन दिया, उसी सिचुएशन के लिए इनका सोल्यूशन है सक्सेसिव लिमिटेड कंपैरिजन। इन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि जो प्रेजेंट पॉलिसी है उसकी कुछ लेजिटिमेसी है, मतलब उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ वो ठीक है। और अगर नई पॉलिसी लेके आएंगे उसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा आएगी, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं उन पे कंसेंसस होता है, लेजिटिमेसी होती है उनकी। जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं फेमिलियर होते हैं। लेकिन कुछ भी अगर नया लेके आएंगे, जैसे रैशनल मॉडल है, स्टार्ट अफ्रेश करेंगे, तो उसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है। जैसे फार्म लॉज एकदम से आ गए तो कंट्रोवर्शियल हो गया। इसलिए वो कह रहे हैं जो आइटम्स डिस्प्यूट में होती है, वो लाइन आइटम जैसे बजटिंग होती है ना, उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, बजट्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स की। जैसे टोटल सैनिटेशन कैंपेन था, फिर स्वच्छ भारत का आया, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन था, स्मार्ट सिटी आया, या अमरूद स्कीम्स। तो थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स में कर सकते हैं, और बजट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं कि 30,000 करोड़ एक साल में मनरेगा को दिया, फिर नरेगा स्कीम को अगले साल 35,000 करोड़ दे दिया। तो इस तरीके की बात कर रहे हैं। और ऐसा करने से वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल टेंशन रिड्यूस होगी और स्टेबिलिटी आएगी।
क्योंकि आप जिस भी देश की बात कर लीजिए, जहां पे भी पॉलिसीज स्टेबल है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वहां पे स्टेबिलिटी तो आएगी और पॉलिटिकल टेंशन, लड़ाई भी नहीं होगी डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, क्योंकि एग्जिस्टिंग पॉलिसी है तो नई लड़ाई की जरूरत नहीं है। अगर एकदम से कोई पॉलिसी नहीं आएगी तो उस पे किसी को लग सकता है ये गलत है, लेकिन जो ऑलरेडी पॉलिसी चल रही है वो ज्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं होती। इसलिए आप देखो कि अगर सरकार अच्छा काम कर रही है बुरा काम कर रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन अगर 5 इयर्स बाद सेम सरकार वापस आ जाए तो शेयर मार्केट ऊपर जाता है। वो क्यों जाता है? क्योंकि स्टेबिलिटी पसंद है मार्केट को, तो स्टेबिलिटी भी एक अच्छा फैक्टर है। और वो कह रहे हैं कि उनका मॉडल सुपीरियर है किससे? एक फिटवाइल अटेम्प्ट एट सुपर ह्यूमन कॉम्प्रिहेंसिवनेस के ऊपर, कि हम रैशनल मॉडल में एक अटेम्प्ट कर रहे हैं कि सुपर ह्यूमन कॉम्प्रिहेंसिवनेस होगी हमारी, हम एनालाइज कर पाएंगे इतनी टेक्निक्स वगैरह, हमारा ब्रेन उतना प्रोसेस कर पाएगा। तो ये फ्यूटाइल अटेम्प्ट है क्योंकि इतनी जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो नहीं होती। और उन्होंने कहा कि नई टेक्निक्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, उल्टा हमें अप्रिशिएट करना चाहिए बेनिफिट्स को, जो कि नॉन कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस से आते हैं। जो रैशनल एनालिसिस है अगर हम नहीं कर रहे, उसके बेनिफिट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो साइमन की तरह वो ये नहीं कह रहे कि न्यू टेक्निक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्राम डिसीजंस पे आप थोड़ा थिंक टैंक बनाएं, पॉलिटिकल एजुकेशन दें। तो वो टेक्निक्स की बात ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं लिमिटेशंस को रिकॉग्नाइज करो और उनको अप्रिशिएट करो कि हाँ ये लिमिटेशंस है। फर्दर हम लिंड ब्लूम के कैरेक्टरिस्टिक्स अगली वीडियो में पढ़ेंगे।